स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस के आरओ के क्रैश कोर्स में। और आज हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का वैद्युत एवं चुंबकत्व। तो यहाँ पे हम देखेंगे, बात हम करें वैद्युत की, तो ये क्या है, आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जा रही है तो आवेश क्या है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। अगर मान लीजिए हम किसी प्लास्टिक की चीज को, किसी कंघे को अगर बालों से रगड़ें तो कंघे में और बालों में छोटी छोटी चीजों को आकर्षित करने की एक प्रकृति उत्पन्न हो जाती है, एक गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को थेल्स ने वैद्युत नाम दिया था किसी जमाने में, यूनानी एक विचारक हैं। इसका मात्रक एम्पियर माना जाता है और इसकी जो प्रकृति है वो अदिश प्रकार की है, अर्थात धारा के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब भी आपने देखा होगा धारा से संबंधित कोई भी चित्र, तो उसमें एक दिशा दे रखी होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक बैटरी बनाई और मान लीजिए एक बल्ब उसमें जोड़ दिया, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो बड़ा वाला सिरा है उससे और छोटे वाले सिरे की तरफ इस तरीके से धारा का प्रवाह दिखाया जाता है। असल में ये दिशा होती जरूर है, लेकिन क्योंकि धारा 2 + 2 = 4 अर्थात अंक गणितीय नियमों का पालन करती है, इसलिए धारा एक अदिश राशि है। कुछ राशियां होती हैं जो बीज गणितीय नियमों का पालन करती हैं, जैसे कि बल। तो बल में अगर हम कहें कि 2 न्यूटन + 2 न्यूटन कितना होगा, तो ये 2 - 2 0 और 2 + 2 मतलब 4। तो 0 से लेके 4 तक ये कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी राशियों को कहते हैं हम सदिश राशि, और जो राशियां सीधे सीधे जुड़ जाती हैं उनको हम कहते हैं अदिश राशि। तो धारा क्योंकि सीधे सीधे जुड़ जाती है, इसलिए वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। इसे अमीटर से मापा जाता है। इसका मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे अमीटर कहा जाता है। धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है अल्टरनेट करंट, एसी करंट। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि इसमें मान जो है वो लगातार बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए ये साइन वेव के फॉर्म में आगे लगातार बढ़ती है, तो एक बार वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंची, फिर 0 हुई, फिर मिनिमम तक पहुंची नेगेटिव में, और फिर से 0 हो गई। तो पूरे एक चक्कर में धारा का जो मान होता है वो 0 होता है। इस तरह की धारा घरों में सप्लाई करी जाती है। जो नॉर्मल चारों तरफ आप जो वायरिंग देखते हैं, इसमें एसी करंट ही बह रहा होता है। अब दूसरा जो टाइप है वो है डायरेक्ट करंट या डिस्ट धारा। डिस्ट धारा जो सेल, बैटरी आदि से आपको जो धारा प्राप्त होती है उसे हम डिस्ट धारा कहते हैं। अल्टरनेटर से जो धारा प्राप्त होती है उसे हम डिस्ट धारा के ही नाम से जानते हैं। इसमें धारा के वोल्टेज का एक निश्चित मान होता है और ये मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए जब मान लीजिए एसी करंट जब पकड़ता है तो इससे झटके लगते हैं, तो बचने की पॉसिबिलिटी रहती है, या ये कहिए कि एसी करंट कम घातक होता है। और जब डीसी करंट अगर मान लीजिए किसी को पकड़ ले, तो क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, इसलिए अगर एक बार इसने पकड़ लिया तो पूरा मामला खत्म। अब हम एसी धारा का यूज क्यों करते हैं? फिर एसी धारा का यूज अगर हमको मान लीजिए ऊर्जा को एक जगह से बहुत ज्यादा दूर कहीं पहुंचाना है, तो वहां पे हमको एसी धारा का प्रयोग करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि इसमें ऊर्जा की हानि न्यूनतम होती है। जबकि डीसी के केस में क्या होता है, किसी चीज को दूर तक भेजने के लिए या विद्युत धारा को दूर तक भेजने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करना पड़ेगा, तो डीसी में ऊर्जा की हानि ज्यादा हो जाती है। तो ऊर्जा हानि से बचने के लिए हम एसी का प्रयोग करते हैं, ये सस्ता पड़ता है। अब एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। एक को हम कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी धारा को डीसी धारा में, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। वहीं दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसे इन्वर्टर कहा जाता है। ये क्या करता है, ये डीसी धारा को एसी धारा में कन्वर्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध क्या है एक्चुअली, देखिए, एक होता है विभव। अब विभव क्या है, इसको आप अगर मैकेनिक्स में देखें या सामान्य तौर पर आप जिस चीज को ऊंचाई कहते हैं, यहां पे उस चीज को आप विभव मान सकते हैं। तो विभव में क्या होता है कि हमेशा देखिए, ऊंचाई से अगर आप पानी को बहाएंगे तो वो हमेशा नीचे की तरफ बह करके जाएगा। ऐसे ही हमेशा जो धारा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। तो ये एक तरह से ऊंचाई है धारा में। तो ये यहां पे जो परिभाषा दी जाती है, तो ओम एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा प्रतिरोध को डिफाइन किया गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी वायर में आगे चल रहा होता है, तो उसके रास्ते में बहुत सारे परमाणु आते हैं। जैसे मान लीजिए वायर हो गया, इसमें बहुत सारे परमाणु आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इनसे टकराता हुआ आगे चलेगा। अब जितनी ज्यादा टक्कर होंगी, उसको आगे बढ़ने में उतनी ही ज्यादा समस्या होगी। तो ये जो टक्करें हो रही हैं, ये जो प्रतिरोध आ रहा है, उसके मार्ग में जो अवरोध आ रहा है, इसी अवरोध को हम
प्रतिरोध या रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि ओम ने इस चीज को डिफाइन किया था तो इसलिए इसका मात्रक ओम रख दिया गया है। उन्होंने एक्चुअली क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो वोल्टेज के समानुपाती होगी, या वोल्टेज जो होगा वो धारा के समानुपाती होगा। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक कोफिशिएंट या कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो R इक्वल एक्चुअली होता है V अपॉन I। अब ये हो जाएगा, V का मात्रक होता है वोल्ट, जैसे हम वोल्टमीटर के थ्रू नापते हैं, और I का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम अमीटर के थ्रू नापते हैं। इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। कहीं कहीं आपने इसका सिंबल देखा होगा, ओमेक्रॉन के रूप में इसको दिखाया जाता है। प्रतिरोध के या प्रतिरोध पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है उसको हम देखेंगे। तो प्रतिरोध पर एक तो प्रभाव पड़ता है पदार्थ की प्रकृति का। पदार्थ की प्रकृति मतलब पदार्थ मान लीजिए लोहा है तो प्रतिरोध कुछ अलग होगा, मान लीजिए पदार्थ लकड़ी है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, सोना है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा। जैसे चांदी के लिए प्रतिरोध न्यूनतम होता है और लेड के लिए प्रतिरोध अधिकतम होता है। तो ये एक तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी बात, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो चालक के लिए, अर्धचालकों की बात नहीं हो रही है, चालक के लिए टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ठीक, चालक की लंबाई बढ़ने पर भी ये क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता चला जाता है, और चालक की मोटाई बढ़ाने पर ये क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है। तो इस तरीके से ये चार चीजों पर निर्भर करता है। अब जो वैद्युत धारा है वो कुछ प्रभाव प्रदर्शित करती है। एक को हम कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा जो प्रभाव है वो है रासायनिक प्रभाव, और तीसरा जो प्रभाव है वो है चुंबकीय प्रभाव। तो हम पहला प्रभाव देखते हैं कि ऊष्मीय प्रभाव। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी वायर में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टकराएगा परमाणुओं के साथ, और जब भी टक्कर होगी, जैसे आप मान लीजिए कोई कील अगर दीवार में ठोकते हैं तो लगातार चोट करते रहने की वजह से वो कील गर्म हो जाती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब लगातार परमाणुओं के साथ टकराएगा तो धीरे धीरे वो पदार्थ को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, और ये गर्म होना ही क्या कहलाता है, ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। इस ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जूल नाम के एक साइंटिस्ट ने नियम दिए थे, और उनका जो कहना था वो ये था कि भाई अगर मान लीजिए किसी वायर में कोई धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी वजह से हीट बन रही है, तो वो जो हीट है वो एक तो धारा के वर्ग पर निर्भर करती है, रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है, और टाइम पर निर्भर करती है। मतलब प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा ऊष्मा उतनी ज्यादा निकलेगी, धारा जितनी ज्यादा प्रवाहित करेंगे उतनी ही ज्यादा ऊष्मा बनेगी। और अगर मान लीजिए किसी वायर में 1 मिनट के लिए आपने 1 सेकंड के लिए किया गया, किसी में 1 मिनट के लिए किया गया, तो जितना ज्यादा टाइम बढ़ जाएगा वायर उतना ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, या उसमें उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने जूल ने नियम दिए। अब इसका यूज कहां पे होता है, हमारा जो आरओ का क्रैश कोर्स है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उसमें आप देखेंगे पुराने पेपरों को एनालाइज करके तो उसमें आपको नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे। तो एक तो इसका इस्तेमाल होता है वैद्युत हीटर में। वैद्युत हीटर है क्या, ये नाइक्रोम से बना हुआ होता है। अब नाइक्रोम एक ऐसी चीज है जो निकिल और क्रोमियम से मिलके बना होता है, एक ऐसी मिश्र धातु है जो निकेल और क्रोमियम से मिलके बना है। अब इसका जो प्रतिरोध है वो काफी ज्यादा होता है। एक तो प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए अगर हीटर हमको बनाना है, दूसरा इसका जो गलनांक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा होना चाहिए। कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हीटर में मान लीजिए स्प्रिंग लगा दिया या कनेक्शन कर दिया, जैसे ही हमने उसको जलाया अब पूरा का पूरा वायर पिघल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। दूसरी बात, वैद्युत प्रेस ये भी नाइक्रोम का ही बना होता है, दोनों का एक ही तरह का फंक्शन होता है। तीसरी चीज जिसमें हमको उसमें प्रभाव देखने को मिलता है वो है वैद्युत बल्ब। बल्ब की अगर हम बात करें तो इसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अब बल्ब का जो टेम्परेचर रहता है, हीटर का एवरेज टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। टंगस्टन का जो टेम्परेचर, जो विद्युत बल्ब है उसके फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो लगभग 2100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इसलिए वैद्युत हीटर में जो नाइक्रोम यूज किया जाता है वो लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। अब 1200 से ये काम कर जाएगा, लेकिन अगर 2100-2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच रहा है तो इसके लिए हमको एक ऐसा धातु चाहिए जो 3500-3600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके पिघले। तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो नाइक्रोम की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। तो वैद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अब
घरों में वायरिंग फूक ना जाए, जब विद्युत धारा कभी ज़्यादा आ जाती है या कई बार कुछ लोग मान लीजिए टच कर लेते हैं या मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में बाकी के सारे एपरेटस खराब ना हो जाएं, विद्युत धारा का लोड एकदम से ज़्यादा ना हो जाए लाइन में, उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, घर की शुरुआत में एक फ्यूज़ वायर का प्रयोग कर दिया जाता है। अब फ्यूज़ तार होता क्या है, तो फ्यूज़ तार है टिन और लेड से मिलकर के बना हुआ है। ये टिन और लेड से मिलकर के बना होता है। अब इसकी क्या खासियत होनी चाहिए भाई, एक तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ताकि जैसे ही ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो अभी हमने जूल के नियम देखे थे, जूल के नियम के आधार पर इसमें ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाए। दूसरी बात, ये नाइक्रोम या टंगस्टन टाइप का नहीं होना चाहिए। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो गलनांक है, वो कैसा होना चाहिए, कम रहना चाहिए। जैसे ही धारा इसमें ज़्यादा प्रभावित होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और गर्म होते ही पिघल जाएगा, और इसकी वजह से घर में अगर मान लीजिए कभी कोई नुकसान होने वाला है तो उससे हम बच जाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी एक लिक्विड में, जिसको इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, पानी में नमक को घोल दिया, तो इस तरह का अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने Na और Cl को अगर हमने कर दिया Na और मान लीजिए Cl, तो ये दो हिस्सों में टूट गया, Na+ और Cl-, तो पानी में अगर ये घोल दिया तो ये क्या होगा, एक बैटरी टाइप की, जिसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। अब इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, एक पॉजिटिव जिसको हम एनोड कहते हैं, एक सिरा, एक नेगेटिव सिरा जिसको हम कैथोड कहते हैं। तो इस तरीके से अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम वाले क्लोरीन वाले जो आयन है वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाएंगे, और सोडियम या पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, और इस तरीके से ये लगातार इकट्ठा होते रहेंगे। ये जो प्रभाव है, इसी को हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। रासायनिक प्रभावों के बारे में फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने 2 नियम दिए थे अपने। अब इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो अनुप्रयोग होता है इसका धातु निष्कर्षण में। भाई कई बार धातु क्या होती है, कई सारी और धातुओं के साथ या कई सारी अधातुओं के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। जैसे हमने मान लीजिए NaCl का ही एग्जांपल लिया, समुद्र में से जो नमक निकाला जाता है वो इस तरीके से हमको इससे सोडियम प्राप्त करना है, तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे। दूसरी बात, धातु शुद्धिकरण में कई बार धातु में बहुत सारी अशुद्धियां भी मिली रहती हैं, तो उनको अगर मान लीजिए अलग करना है, या आपने देखा होगा कई बार कि जो आभूषण होते हैं उनकी साफ सफाई के लिए भी इसी मेथड का यूज किया जाता है। और वैद्युत अपघट्यों के विवेचन में, अब हमें नहीं पता कि NaCl में क्या क्या चीज होती है, नमक जो हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज से नमक मिलकर के बना होता है, तो अगर किसी नया पदार्थ है जिसके बारे में हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, उसका एनालाइज करने के लिए भी हम इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी एक धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जैसे आर्टिफिशियल जो आभूषण बनते हैं, आपने देखा होगा सोने का पानी उन पे चढ़ा दिया जाता है, वो मेथड भी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाए कि लोहे के ऊपर, लोहे पे जंग जल्दी लग जाती है, तो उस पर हमें किसी ऐसी धातु की परत चढ़ाने की जरूरत पड़ती है जिसमें जंग नहीं लगती है। तो अगर मान लीजिए हम लोहे पर अगर जिंक की परत चढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको जिंकीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कई बार ये पूछा गया गैल्वेनाइजेशन में किसकी परत चढ़ाई जाती है या किस पर परत चढ़ाई जाती है, तो इस तरह की प्रक्रिया को, इसका एक प्रयोग और भी आप देख सकते हैं जिसको हम इलेक्ट्रो प्रिंटिंग भी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा घरों के बाहर नाम लिखे रहते हैं बोर्ड पर, तो बोर्ड पर वो जो धातुओं से नाम लिखे जाते हैं वो भी इसी मेथड के द्वारा लिखे जाते हैं। अब देखिए, अगर सीधे वायर में हो रहा था, अगर मान लीजिए कि जो वायर है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो वैसी कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वायर क्या दिखाएगा, ऊष्मीय प्रभाव दिखाएगा। और अगर कोई वायर ऐसा है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो वैसी कंडीशन में वो चुंबकीय प्रभावों को प्रदर्शित करता है। तो अगर धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो टेस्ला होता है। ऐसा ही मात्रकों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अनुप्रयोग हैं तो ट्रांसफार्मर में इस मेथड का यूज किया जाता है, मोटर में इस मेथड का यूज किया जाता है और जनरेटर में इस मेथड का यूज किया जाता है। अब देखिए, जो ट्रांसफार्मर है वो एक्चुअली है क्या। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है हमारे पास। एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी धारा में ही प्रयोग किया जा सकता है और ट्रांसफार्मर का एक ही उपयोग है, या तो वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को कम करना। जहां से बिजली बनती है वहां पे लगभग 220 से 250 वोल्ट पर बिजली बनती है। उस बिजली को अगर हमको बहुत दूर तक भेजना है तो उसकी वोल्टेज हमको काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। मान लीजिए 1 लाख वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज, इस तरीके से हमको उसको बढ़ाना पड़ता है। तो हमने वहां पे जहां पे बिजली बन रही होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, पावर हाउस पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके उसकी वोल्टेज को बढ़ा देंगे। फिर वोल्टेज को हाई वोल्टेज पर लाइनों में इसको लेके जाया जाएगा। फिर जहां पे हमको यूज करना है वहां पे हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके फिर से इसको 220 या 250 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और फिर इसको यूज कर लिया जाएगा। तो पावर हाउस की तरफ ये वाले ट्रांसफार्मर होते हैं और घरों की तरफ ये वाले ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। अब मोटर और जनरेटर, इनकी अगर हम बात करें तो इनका सिद्धांत लगभग एक जैसा ही है। ये दोनों के दोनों में क्या है, एक तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वैद्युत ऊर्जा है, और दूसरी तरफ यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो अगर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो हम मोटर का प्रयोग करते हैं, और अगर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो जनरेटर का प्रयोग करते हैं। इनके लिए बेसिकली होता क्या है, एक कॉइल होती है, एक कुंडली है, और उसमें क्या होता है, चारों तरफ से एक तरफ नॉर्थ पोल वाली चुंबक और एक तरफ एक चुंबक होती है जिसका इधर साउथ पोल रहता है। इस तरीके से नॉर्थ से ये यहाँ पे फील्ड क्रिएट हो जाता है। जब हम इस चुंबक को, ये जो कॉइल है, इसको चुंबक के बीच में घुमाते हैं तो वैसी कंडीशन में हमने मैकेनिकल एनर्जी, घुमाने में हमने मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया, इसलिए ये कॉइल क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने लगेगी। तब इसको हम वैद्युत जनित्र कहने लग जाएंगे, वैद्युत जनरेटर कहने लग जाएंगे। और अगर मान लीजिए हमने क्या कर दिया कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से एक फील्ड बनेगा और एक फील्ड ऑलरेडी बाहर से है, दोनों एक दूसरे को अगर अपोज करेंगे तो वैसी कंडीशन में ये कॉइल क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। तब इस कंडीशन में इस चीज को हम क्या कहेंगे, वैद्युत मोटर कहने लग जाएंगे। तो बेसिकली इनका ये मोटा मोटा प्रिंसिपल होता है। आगे हम बात करें तो पदार्थों के प्रकार की अगर हम बात करें तो वैद्युत धारा किसी पदार्थ से होकर के प्रवाहित होती है नहीं होती है, इस आधार पर पदार्थों को कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी होती है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसको हम चालक या कंडक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए जितनी भी धातुएं होती हैं, चाहे उसमें चांदी हो, चांदी सबसे अच्छा चालक है, फिर उससे कम चालक तांबा होता है, उससे फिर कम चालक एल्युमिनियम होता है, उससे भी कम चालक फिर होता है हमारा लोहा। और अगर हम इस तरीके से घटते चले आए तो सबसे लास्ट में हमको मिलेगा लेड। लेड की चालकता लगभग ना होती, बहुत कम चालक होता है लेड। दूसरा टाइप होता है वो होता है सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का, अर्थात ऐसा एक प्रकार जिसमें वैद्युत धारा बड़ी मुश्किल से प्रवाहित हो पाती है, वैसे प्रकार को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में क्या होता है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये इसके उदाहरण है। सिलिकॉन का यूज आपने देखा होगा, माइक्रोचिप्स वगैरह आती हैं मदरबोर्ड्स में, इसी का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने के लिए। एक टाइप होता है जिसमें कोई वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम इंसुलेटर या अचालक कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आदि इसके उदाहरण हैं। अब अर्धचालकों की अगर हम बात करें तो अर्धचालक हमारे पास 2 प्रकार के हो सकते हैं। भाई कोई भी चीज है, आप मार्केट से कोई भी चीज लीजिए, उसके 2 ही टाइप हो सकते हैं, या तो वो प्योर होगी या वो प्योर नहीं होगी। वैसे ही अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, इनको निज अर्धचालक भी कहा जाता है, इनको निज अर्धचालक भी कहा जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर्स। इनमें क्या होता है, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन कम फ्री रहेंगे, देखिए अभी चालक के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो अगर उसको केमिकली देखें तो जिसकी कक्षा में 4 से कम होंगे वो क्या होगा, वो चालक होगा इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी की में बाहर की कक्षा में फिक्स 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो अर्धचालक हो जाएगा। किसी की कक्षा में अगर मान लीजिए 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो अचालक हो जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये चारों क्या करते हैं, बाहर ये बॉन्ड बना लेंगे परमानेंट टाइप का, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। लाखों में से गलती से कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत चालकता हो पाती है। तो इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा, और चालकता क्या रहेगी, कम। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाते हैं, चालकता कहलाती है, तो ये कम हो जाएगी। ऐसे ही लेकिन अगर मान लीजिए चालकता बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो चीज फिर हमारे किसी काम की नहीं होगी।
अगर हमको इसको यूजफुल बनाना है, हमको अपने काम में इसको लेना है, तो इसकी चालकता थोड़ी सी हमको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ी चालकता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ मिलावट मिलानी पड़ेगी। तो अगर हम कुछ मिलावट मिला देते हैं तो वैसे अर्धचालकों को हम कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक, और इनकी चालकता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, क्योंकि इनमें कुछ अच्छी इंप्योरिटी मिला दी जाती है। अब इंप्योरिटी कैसी मिलाई है उसके आधार पर ये दो प्रकार के हो जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी का मतलब पॉजिटिव टाइप, धनात्मक प्रकार का अशुद्ध अर्धचालक, और एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप। अर्थात इसमें क्या होगा, देखिए, एक तो धारा को एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो अर्धचालक में उसको हम कहते हैं कोटर, या होल भी कह देते हैं। होल धारा को लेकर के जाता है। तो अगर मान लीजिए होल जो कि पॉजिटिव टाइप का है वो धारा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है तो उसको हम कहते हैं पी टाइप, और अगर मान लीजिए अर्धचालक में धारा को इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है तो उसको हम कहते हैं एन टाइप का सेमीकंडक्टर। आगे हम देखते हैं अर्धचालकों के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो इसका अनुप्रयोग होता है, देखिए, डायोड में इसका प्रयोग होता है। डाई का मतलब होता है दो, तो जिसमें दो सिरों का प्रयोग किया जाता है उसको डायोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये हो गया हमारा पी हिस्सा और इसके साथ हमने मिला दिया एन, तो दो चीजें मिल गई यहां पे, इसको हम कहते हैं पी एन डायोड। और ये जो लाइन है यहां पे इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन, पी एन संधि। तो पी एन डायोड होता है, उसमें पी और एन अर्धचालकों से इसको क्या करते हैं, मिला करके बनाते हैं। इसका उपयोग कहां पे होता है, तो एलईडी जो बल्ब होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जी डायोड, एलईडी बल्बों में उनका प्रयोग किया जा सकता है। सौर सेलों में प्रयोग किया जा सकता है। एलईडी बल्ब क्या है, वैद्युत धारा को प्रकाश में बदलने वाली एक युक्ति है। सौर सेल क्या है, प्रकाश को वैद्युत धारा में बदलने वाली एक युक्ति है। जेनर डायोड में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। डिटेक्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर में, डिटेक्टर मतलब आपने देखा होगा कई बार, जैसे जब हम चेकिंग कराते हैं तो वहां पे भी देखा है ना आपने, उसको चेक करती है कोई भी चीज, आप ऐसी अवांछित चीज तो नहीं लेके जा रहे हैं, उसको चेक करने के लिए जो मशीन युक्त होती है उसको डिटेक्टर कहा जाता है। और रेक्टिफायर का भी हमने देखा था, रेक्टिफायर क्या कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह की चीजों में डायोड का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए दो डायोडों को मिला दिया जाए तो एक नई चीज बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर का क्या काम है भाई, जैसे हमने मान लीजिए एक ले लिया पी, एक ले लिया एन, दूसरा हमने ले लिया एक एन, मतलब बस घुमा के रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इनको अगर मिला देंगे तो ये बन जाएगा पी एन पी, या फिर इसको उल्टा करके रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन पी एन। इसका मतलब दो पीएन डायोडों से मिलकर बनी हुई युक्ति को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, पीएनपी और एनपीएन। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, चीजों को एम्पलीफाई करती है, अर्थात उनको बढ़ा देती है, प्रवर्धक कर देती है, बढ़ा देती है। जैसे आवाज आपने देखा होगा, जब हम कोई गाना सुन रहे होते हैं तो आवाज बढ़ाते हैं, तो एम्पलीफायर का ही यूज किया जाता है। ऑसिलेटर का प्रयोग, ये भी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के काम आता है, चीजों को वाइब्रेट करने के काम आता है। मॉड्यूलेटर ये क्या करता है, एक प्रकार की तरंग पर दूसरे प्रकार की तरंगों को ये अध्यारोपित या चढ़ाने के काम में आता है। तो एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और मॉड्यूलेटर में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का है। अभी हमने देखा था कि पदार्थ था हमारे पास वैद्युत प्रकृति के आधार पर पदार्थ। अब हम देखेंगे उसकी चुंबकीय प्रकृति के आधार पर पदार्थ होता है हमारे पास कुल तीन प्रकार का। एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको अगर हम चुंबक की तरफ अगर हम लेके आते हैं, चुंबक के पास रखते हैं, तो वो थोड़ा सा चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है, थोड़ा खींचता है। तो वैसे पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब इसके उदाहरण जैसे प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब इसके उदाहरण हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि जिनको अगर हम चुंबक के पास लेके आते हैं तो वो बहुत तेजी से चुंबक की तरफ खींचते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होते हैं और इनसे बहुत जल्दी चुंबक बनाई जा सकती है। वैसे पदार्थों को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें तीन धातुओं को इंक्लूड किया जाता है, एक लोहा, कोबाल्ट और निकिल। इन्हीं धातुओं से मिलाकर के जितनी भी आप चुंबक देखते हैं तो नॉर्मली इन्हीं धातुओं को मिलाकर के, इनकी मिश्र धातुओं के रूप में, खासतौर से कोबाल्ट और निकिल को मिलाकर के जो चुंबक बनती हैं, काले रंग की आपने देखी होंगी, वो इन्हीं से मिलाकर के बनती हैं। अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, शुद्ध लोहे या नरम लोहे का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको कैसी मिलेगी, एक अस्थायी चुंबक मिल जाएगी। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे स्टील का प्रयोग करने लगेंगे तो हमको स्थायी चुंबक मिल जाएगी।
ऐसे ही कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनको अगर चुंबक के पास लेकर के आते हैं तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, बल्कि वो चुंबक से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों के उदाहरण हैं जैसे कि सोना है, चांदी है, कॉपर है, तांबा, हाइड्रोजन है। ऐसे पदार्थ ये क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो आप अगर मान लीजिए यूपीएससी या पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस या बिहार पीसीएस की तैयारी करना है, या यूपी पुलिस में आपने अगर एनरोल किया है, तो हमारे और भी सब्जेक्ट्स पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। करंट अफेयर की भी क्लास यहाँ पे रेगुलर चल रही है, तो ध्यानपूर्वक इन क्लासों को ज्वाइन करें और जो नंबर दे रखे हैं उनसे हम पे यहाँ पे कांटेक्ट करके आप हमसे अपनी क्वेरी है अगर आपकी कोई, तो वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मॉड्यूल ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड तीनों ही मोडों में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।